Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So in our previous video we have studied about the resonance. We have just completed the introduction about the rules which should be followed when the resonating structures are drawn. So today we are going to study about the stability order of resonating structure या फिर stability of resonating structure. तो स्टेबिलिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। सबसे पहले तो जो स्ट्रक्चर होगा वो न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हमारे पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो कि न्यूट्रल है और एक हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज सेपरेशन है, तो दोनों में से अगर हम कंपेयर करेंगे तो जो न्यूट्रल वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। सेकेंड, इट शुड फॉलो ऑक्टेट रूल, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा एटम्स उसमें जो भी इन्वॉल्व है एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए या फिर सबका ही ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। जो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ होगी उस पर नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ है और एक हमारे पास, अगर हमारे पास दो स्पीशीज दी हुए हैं, जैसे हम ऑक्सीजन और कार्बन का कंपैरिजन करें तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू कार्बन। फिर लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि जो चार्ज सेपरेशन है वो अगर हमारे पास चार्ज सेपरेशन है किसी भी सिस्टम में, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यानी कि जो अपोजिट चार्जेस हैं उनका सेपरेशन कम होना चाहिए और जो सेम चार्जेस है उनका सेपरेशन ज़्यादा होना चाहिए। तो जो हमारे सेम चार्जेस होंगे वो फार होने चाहिए एक दूसरे से और जो अपोजिट चार्जेस होंगे वो पास होने चाहिए एक दूसरे के। अब हम इनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये वाला, अब हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है ये वाला। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों एक दूसरे के। जब हम ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफर कर देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये अपने जो लोन पेयर्स हैं ये यहाँ पे डोनेट कर देगा, सो क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस वाले फर्स्ट स्ट्रक्चर में हमारे पास चार्ज सेपरेशन नहीं है, यानी कि ये न्यूट्रल है, और ये जो सेकंड वाला है इसमें चार्ज सेपरेशन है। तो हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा था कि हमारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर न्यूट्रल होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू चार्ज सेपरेशन। सो हमारा फर्स्ट वाला मोर स्टेबल हो गया सेकंड वाले से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल आता है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स हैं। जब ये लोन पेयर अपने यहाँ डोनेट करेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा और कार्बन के पास डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से देखें, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अब हम इन दोनों में से कंपैरिजन करें तो यहाँ जो कार्बन है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये वाला जो कार्बन है इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है और यहाँ पर भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऑक्टेट हमारा जिस सिस्टम में कंप्लीट होगा वही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये सेकंड पॉइंट पढ़ा था हमने। सो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल हो गया फर्स्ट से। और अब हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल आता है। तो इसमें जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के ऊपर, ये जब हम यहाँ पर डोनेट कर देंगे तो ये यहाँ पर हो जाएगा और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन के ऊपर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, और हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये अगर हमारा सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये फर्स्ट है तो सेकेंड वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा फर्स्ट के कंपैरिजन में। अब हमारे पास एग्जाम्पल आता है ये वाला।
यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास दोनों में ही चार्ज सेपरेशन है, न्यूट्रल कोई सा भी नहीं है। सेकेंड हमारे पास पॉइंट आया था ऑक्टेट, हमें चेक करना है। ऑक्टेट इन सारे कार्बन्स का और इन सारे कार्बन्स का ऑलमोस्ट सेम है, तो वो पॉइंट भी हम यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। थर्ड आता है हमारे पास नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल बी स्टेबल, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब हमारे पास फोर्थ पॉइंट आया था कि जो चार्ज सेपरेशन है वो जो सेम चार्जेस हैं वो दूर होने चाहिए और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो पास होने चाहिए। अब यहाँ पर ये जो अपोजिट चार्जेस हैं ये पास है, यहाँ पर जो अपोजिट चार्जेस हैं वो दूर हैं, तो दोनों में जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें अपोजिट चार्जेस हमारे पास होंगे, तो यानी कि फर्स्ट हमारा ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड के कंपैरिजन में। सो जो हमने 4 पॉइंट्स पढ़े थे कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो भी हमें स्पीशीज दी हुई है उनमें न्यूट्रल कौन सी है, तो जो न्यूट्रल होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। फिर सेकंड हमने ये चेक कर लिया कि न्यूट्रल वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है। फिर सेकंड हम चेक करेंगे कि ऑक्टेट रूल किसका कंप्लीट है, जितने ज्यादा एटम्स का जिस भी सिस्टम में ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। थर्ड नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। और फोर्थ जो हमारे सेम चार्जेस हैं वो पास होने चाहिए और जो हमारे सेम चार्जेस हैं वो दूर होने चाहिए और जो अपोजिट चार्जेस हैं वो पास होने चाहिए। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो हमें पेयर्स दिए हुए हैं इनमें से कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमारे पास नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच्ड है और यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है। हमने जब प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था कि जो भी हमारे एटम्स होंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में उनकी पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, जिस एटम से जो एटम अटैच्ड है वो उसी से अटैच होना चाहिए दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन से ऑक्सीजन अटैच होना चाहिए था। सो ये दोनों तो नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के। अब यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, कार्बन ऑक्सीजन से अटैच्ड है, एटम्स की पोजीशन दोनों में सेम है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अगर हम ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर कर दें और ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर कर दे तो हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा यहाँ से और ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब नेक्स्ट वाले में हमारे पास कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच्ड है, तो यहाँ पर हमने एटम्स की पोजीशन ही चेंज कर दी, तो ये भी नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकेंड। सो अब हमारे पास ये वाला एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमें रिलेटिव स्टेबिलिटी कंपैरिजन करना है। सो सबसे पहले जैसे हमने स्टेप वाइज पॉइंट्स देखे थे कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारे जो भी सिस्टम्स गिवन है उनमें से न्यूट्रल कौन सा है। तो इन तीनों में ही न्यूट्रल नहीं है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है। फिर सेकंड पॉइंट आया था हमारे पास ऑक्टेट चेक करेंगे। यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी का ऑक्टेट सेम है। यहाँ पर जितने भी हमारे पास एटम्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे ही ऑक्टेट फॉलो कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास आया था कि नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल बी मोर स्टेबल। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है। तो ये हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.44 और जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 3.04 और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.55। तो अब हम इन तीनों में से अगर कंपेयर करें तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो नेगेटिव चार्ज है वो सबसे ज्यादा स्टेबल किस पे होगा, ऑक्सीजन पे।
यानी कि ये सबसे हमारा ज्यादा स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल हो गया। फिर नाइट्रोजन पे, तो ये हमारा सेकंड नंबर पे, और ये जो हमारा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये हमारा लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो इनका ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास कि जो P है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर R और फिर Q। सो ये हो गए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है। सो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये दोनों हमने देखे यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ट्रांसफर करवा देंगे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, तो हमारे पास ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा। और इन दोनों को हम जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको जिस हम एक फिगर से या एक स्ट्रक्चर से ड्रॉ कर सके, उन सब के बारे में एक स्ट्रक्चर से बता सकें, वो हमारा होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड और सबसे स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी का डिफरेंस होगा वो होता है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी। अब हम फैक्टर सब पढ़ेंगे जो भी हमारे रेजोनेंस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि जो कंपाउंड या आयन जिसके इक्विवेलेंट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उनकी जो रेजोनेंस एनर्जी है वो हाई होगी। इक्विवेलेंट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है। अब जब हम ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे और ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, बिल्कुल इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो बहुत ही ज्यादा हाई होगी इन कंपैरिजन। अगर हमारे पास कोई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जिनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट नहीं है, अगर हम उनसे कंपैरिजन करें इनका, तो इनकी जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो हाई होगी। सो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट आता है कि जो हमारे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते या फिर वो मैटर नहीं करते कि कितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन ये मैटर करेगा कि उनकी स्टेबिलिटी कितनी ज्यादा है। मतलब ये हमारे पास है फिनॉक्साइड आयन। अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम ड्रॉ करें तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं हम इसके, जैसे कि ये मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं इसके, फिर ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पे, तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगा हमारे पास। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनमें से नेगेटिव चार्ज इन दोनों स्ट्रक्चर्स में कार्बन के ऊपर आ रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल एटम पे होना चाहिए, सॉरी जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो जो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये स्टेबल है बस इन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से, और इसको हम बोल सकते हैं ये ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। जो हमारा मेन फिनॉक्साइड आयन होगा उसमें जो हमारा मेन रोल होगा जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, वो ये होगा हमारे पास सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। और अगर हम इस फिनॉक्साइड आयन का कंपैरिजन करें एसीटेट आयन के साथ, तो ये हमारे पास एसीटेट आयन है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर है और ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तो इसके कंपैरिजन में फिनॉक्साइड आयन के कंपैरिजन में जो हमारा एसीटेट आयन है उसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी। भले ही इसमें हमारे पास एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं
ये दोनों के दोनों ज़्यादा स्टेबल है इन कंपैरिजन टू फिनॉक्साइड आयंस के। जितने भी ये नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन पे आ रहा है तो ये लेस स्टेबल हो गया। तो फिनॉक्साइड आयन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में हमारे जो एसीटेट आयन है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा स्टेबल होंगे, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा देन फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अब ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास कि जो द कंपाउंड्स विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हैव हाई रेजोनेंस एनर्जी देन कंपाउंड्स विद क्रॉस कॉन्जुगेशन। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारा CH2 के पास पाई बॉन्ड्स हैं, ये दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं या फिर दो तरीके से रेजोनेंस शो कर सकते हैं। एक तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी जा सकते हैं या फिर यहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ पर इतने पार्ट में इनका कॉन्जुगेशन है, इतने पार्ट में रेजोनेंस शो करेंगे अगर इस साइड गए तो, और अगर इस साइड गए तो सिर्फ इतने पार्ट में रेजोनेंस शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पूरा यहाँ तक मतलब जो रेजोनेंस एरिया ये कवर कर, मतलब जितने ज्यादा एरिया में ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं उतने में ये नहीं कर पाएंगे। ये ज्यादा एटम्स में रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और ये है हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो ये डिवाइड हो रहा है रेजोनेंस और ये पूरा एक्सटेंड हो रहा है रेजोनेंस। तो जो हमारी रेजोनेंस एनर्जी होगी वो सेकेंड की ज्यादा होगी। जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है उनकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होती है क्रॉस कॉन्जुगेशन के कंपैरिजन में। ये वाला जो पॉइंट है ये कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारे जो दो सिस्टम्स हैं वो सेम हो, मतलब जो दोनों ही न्यूट्रल है, दोनों पे ही चार्ज सेपरेशन नहीं है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो दोनों सिस्टम सेम है लेकिन इसमें क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है और इसमें एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाले की जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ज्यादा होगी क्रॉस कॉन्जुगेशन वाले के कंपैरिजन में। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट फैक्टर कौन सा अफेक्ट करता है कि जो हमारे एरोमेटिक सिस्टम्स होंगे, जो एरोमेटिक सिस्टम्स होते हैं उनकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत हाई होती है। एरोमेटिक सिस्टम्स के एग्जांपल्स ये हैं हमारे पास, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ एरोमेटिक सिस्टम्स के। ये हमारे एग्जाम्पल्स है एरोमेटिक सिस्टम्स के। जो रेजोनेंस एनर्जी एरोमेटिक सिस्टम की वो नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक सिस्टम से ज्यादा होगी। अगर हम इनका कंपैरिजन देखें नॉन एरोमेटिक के साथ, अब अगर हम इन दोनों सिस्टम्स को देखें तो ये वाला जो हमारे पास सिस्टम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये पूरा सिस्टम कॉन्जुगेशन में है, लेकिन यहाँ पर जो ये पूरा सिस्टम है ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ पर हमारा बीच में एक sp3 कार्बन आ रहा है, तो ये हो गया हमारा नॉन एरोमेटिक और ये हो गया हमारा एरोमेटिक सिस्टम। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होगी वो एरोमेटिक सिस्टम की ज्यादा होगी नॉन एरोमेटिक सिस्टम से। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम इन दोनों में चेक करें तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये
एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और यहाँ पर हमारा क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन शो कर रहा है, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे, और ये जो है यहाँ पर ये वाला पाई बॉन्ड क्रॉस कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और क्रॉस कॉन्जुगेशन में अगर हम कंपैरिजन करें तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला। तो फर्स्ट हमारा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके कंपैरिजन में। अब अगर हम इन दोनों में चेक करें तो यहाँ पर भी सेम है, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन शो कर रहा है और यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा। तो जो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा देन क्रॉस कॉन्जुगेशन। सो हमारा ये वाला स्टेबल हो जाएगा सेकंड के कंपैरिजन में। So this is all for today's video. I hope you have liked the video and you have understood the topic. If you have any query, any question, you can comment down in the comment box, and do hit the like button and do subscribe to my channel. Thank you for watching.